अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा दुष्चक्र में सृष्टा। इसका सही ऑप्शन ए है दुष्चक्र में सृष्टा। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटली करके। किसकी कहानी है? ईश्वर पेटली करके। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटली करके। आप ऑब्जेक्टिव का 50 में 50 मार लेते हैं तो समझिए सब्जेक्टिव में आप अगर जितना आप लिखेगा उतना आपको नंबर, यानी कि फर्स्ट डिवीजन ऑब्जेक्टिव सबका हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का है और आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जा रहा है तो समझिए फर्स्ट कोई नहीं रोकेगा, आपका फर्स्ट एकदम कंफर्म आ ही जाएगा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटली करके। आप खाली सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटली करके। किसकी है? ईश्वर पेटली करके। अगले का है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन महसूस भरी हुई है? तो ये महसूस हुआ था सीता को। किसको हुआ था? सीता को। किसको महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है? तो सीता को। किसको? सीता को। अगले का है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर का तो कुंवर नारायण। इसके कौन है? कुंवर नारायण। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। नगर संवेदना के लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी। अगला देखिए, 18 खत्म हुआ, अब 19 से। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन किस प्रकार के लेख लिखते थे? तो उन्होंने जो लेख लिखा उस लेख का नाम था कलात्मक एवं अलंकृत लेख बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी लिखते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी किस प्रकार के गद्य लिखते थे? तो कलात्मक एवं अलंकृत गद्य को कौन लिखता था? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी को। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को सुजाता का जन्म हुआ था। पपाती ... कहानी की पात्र है। पपाती ... कहानी की पात्र है। इसमें से किस कहानी की पात्र पपाती है? तो नगर कहानी की। किस कहानी की? नगर की। नगर कहानी में पपाती है। पपाती नगर कहानी की पात्र है। बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी बताई थी? मेनिंजाइटिस। बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? मेनिंजाइटिस। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का। किसका नाम है? सुजाता का। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो आंसर इसका सही होगा सी, सुजाता का। किसका है? सुजाता का। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? सांवरदैया। कौन है इसके? सांवरदैया। धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर सी होगा, सांवरदैया। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार सांवरदैया है। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है या किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो इसका सही आंसर डी होगा, महात्मा गांधी जी का। यानी कि गांधी जी इसका सही ऑप्शन होगा। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? गांधी जी का। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है गुरु नानक।
कौन थे? गुरु नानक। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु गोविंद साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही इसका आंसर कौन है? गुरु नानक। अगले का देखिए, अगले का है क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तब वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। अगर भगवान का नाम आप नहीं लेते हैं तो आपका वाणी जो है, वाक्य जो है वह विष के समान हो जाएगा, यानी कि जहर के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा? जहर के समान हो जाएगा, यानी कि विष के समान हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? रेनर मारिया रिल्के द्वारा कविता कौन सी है? रचित कविता कौन सी है? रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? मेरे बिना तुम प्रभु। इसका सही आंसर कौन होगा? ए, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए अगले का है, रंगपा कौन था? तो रंगपा एक जुआरी था। रंगपा कौन था? एक जुआरी था जो मंगमा को धन और धर्म दोनों चाहता था। रंगपा कौन था? रंगपा एक जुआरी व्यक्ति था। रंगपा एक जुआरी था, तो इसका सही आंसर होगा सी। रंगपा कौन था? रंगपा था ... तो रंगपा एक जुआरी था। मंगमा किस कहानी की पात्र है? तो दही वाली मंगमा की पात्र है। मंगमा किस कहानी की पात्र है? तो दही वाली मंगमा। मंगमा किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगमा। मंगमा किस कहानी की पात्र है? तो आंसर इसका होगा दही वाली मंगमा। आपको करना कुछ नहीं है, खाली मेरे बात को सुनिए और सुन करके आप याद कर लीजिए और जाकर के टिक मार देना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। मंगमा किस कहानी की पात्र है? तो दही वाली मंगमा। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? श्रीनिवास किस कहानी की प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो कन्नड़ साहित्य की। किस साहित्य की? तो कन्नड़ साहित्य की। श्रीनिवास जी किस साहित्य के रचनाकार है? तो कन्नड़ साहित्य के। लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी के पति कलकत्ते में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मी के पति कहाँ पे नौकरी करता था? कलकत्ता में। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ढहते विश्वास कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो किस लेखक के द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? कि सभी पुराना वस्तु अगर अच्छा नहीं होता तो सभी नए वस्तु खराब भी नहीं होते हैं। ये बात को किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। इस बात को किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। तो इसका आंसर सही होगा बी, कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते तो सभी नए खराब भी नहीं होते। इस बात को किसने कहा था? तो इस बात को कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? इस बात को कालिदास ने कहा था। इस बात को कालिदास ने कहा था। आगे आइए, इधर देखते हैं 35 से 35। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के माँ को मतलब माँ के पास 4 संतानें थी। कितने संतान थी? 4। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के माँ के 4 संतानें थी, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। ईश्वर पेटलीकार ... के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकार गुजराती के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के कथाकार है? तो गुजरात के। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के कथाकार है? तो गुजरात के। इन मुसलमान हरिजन पय कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है? फिर से सुनिए, इन मुसलमान हरिजन पय कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है रस खान के लिए। किसके लिए कहा गया है? रस खान के लिए। ये कहा गया किसके लिए? रस खान के लिए कहा गया है। गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग
पुष्टि मार्ग, तो क्या इधर कर लेते हैं फिर से, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? किसकी दी? तो इसका सही आंसर होगा रसखान की। किसका? रसखान की। गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान की भक्त कवि पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, रसखान की। अगला है, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि रसखान ने चित्तचोर किसको कहा है? यानी कि मन को चुराने वाला कौन था, चित्त को चुराने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर है कृष्ण। कृष्ण को कहे थे। किसको कहे थे? कृष्ण को। कृष्ण मन को चुराने वाले थे। कबीर रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कृष्ण को। कबीर रसखान ने चित्तचोर किसको कहा है? कृष्ण को। कमरा नंबर 48, कमरा नंबर 48, कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? तो कमरा नंबर 48 में वल्ली को अमलराज ले गया था। कौन ले गया था? अमलराज। कौन ले गया था? अमलराज। कमरा नंबर 48 में वल्ली अमाल को कौन लेके गया था? तो उसमें उसको लेकर के जाने वाला का नाम है अमलराज। कौन ले गया था? अमलराज। इसका सही ऑप्शन होगा ए। कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन लेके गया? तो इसका आंसर सही है अमलराज। घनानंद का जन्म हुआ था, घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास में घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 के आसपास। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है। किससे की है? छाया युक्त चंद्र से की है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसको कहा है? वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसको कहा है? वृक्ष को कहा है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छाया युक्त चंद्र से की है। कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? अमलराज। कौन ले गया था? अमलराज। अगला क्वेश्चन को देखिए, कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा? वृक्ष को। किसको कहा? वृक्ष को। वृक्ष को कहा। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, तो इसको जीवनानंद दास के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? सॉरी, खांसी हो रहा है। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? जीवनानंद दास के द्वारा। किसके द्वारा? जीवनानंद दास के द्वारा। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? तो जीवनानंद दास के द्वारा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी पीना होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ से ली गई है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह शिक्षा और संस्कृति पाठ से ली गई है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार
उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी किसको बढ़िया शिक्षा बोलते हैं? सबसे उत्तम शिक्षा किसको बोलते हैं? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध है। अहिंसक प्रतिरोध क्या होगा? महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। क्या है? पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्षों का था? बहादुर को बस स्टैंड पर पहली बार दिखा गया था 12-13 वर्ष के, ठीक ना, चकैत, गोरा रंग, हाफ शर्ट पहने हुए, बुरी तरह से आंख मलकाते हुए खड़ा था बस स्टैंड पर। तो 12-13 वर्ष का था। बहादुर पहली बार जो दिखा था कितना वर्ष का था वह? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्षों का था? तो 12 से 13 वर्षों का। कितने वर्षों का? तो ये 50 को ऑब्जेक्टिव हुआ। चलते हैं अगिल का 51वां वाला पद। देखिए अगिल का आपका कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से, यानी कि पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे? उनको कौन सा कला आता था? नाट्य कला, संगीत कला, नृत्य कला या फिर चित्र कला? क्या वह पेंट बनाते थे, या फिर वह गीत गाते थे, या फिर वह नाटक करते थे, या फिर वह डांस करते थे? बताइए कौन से कला से संबंधित है? किसे? वह पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। किस कला से? पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। अगली का नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो बताइए, भीमराव अंबेडकर, नलिनी विलोचन शर्मा, मैक्स मुलर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? मैक्स मुलर बुआ भारत से हम क्या सीखे, उन्होंने ये भाषण लिखा है। और भीमराव अंबेडकर क्या लिखे बताइए? संविधान लिखा। अच्छा, संविधान लिखे हैं ना। चलिए, तब वह नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगलिका बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर के आया था? बहादुर जब बस स्टैंड पर खड़ा था तो उसको वहां से बुला करके अपने घर कौन लेकर के आया था? तो लेखक के साला साहब। कौन लेकर के आया था? तो लेखक के साला साहब देखिए क्या, लेखक की बहन, लेखक के साला साहब। इसका आंसर कौन होगा? बी। लेखक के साला साहब बहादुर को लेकर के अपने घर आया था। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो हु आर सुधराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हुआ कौन है? सी। हु आर सुधराज के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके लेखक है। पूछा जाएगा हु आर सुधराज के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कस के बोलिए, कौन है? वाह, क्या बात है। अच्छा बताइए भाई, कितने लड़के का इसे सपना है कि हमको टॉप पर जाना है? तो अगर मन है कि हम टॉप करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान। और जब लेक्चर चले सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का हो, संस्कृत का हो, सोशल साइंस का हो, साइंस का हो या नॉन हिंदी का हो, तो उस लेक्चर को बढ़िया से सुन लीजिए। लेक्चर को बढ़िया से सुन लीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा, एक भी नहीं। और बुआ ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही मार दिए। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही मार दिए तो समझिए आपका वो नंबर हाईएस्ट चला जाएगा। एम लड़का हंस रही है। ठिठियानी जानते हैं? ठिठियानी एगो साग होता है बुआ। तो लड़का सब ठिठियानी का साग खा लेगा तो बिना मतलब कि करते रहेगा। अच्छा वो देखिएगा, हंसी 2 प्रकार का होता है। एगो ऐसे हंसी होता है मतलब पूर्ण से ना हंसेगा, मुंह नहीं करेगा, मतलब हंसेगा फिर सुकरा लेगा, हंसेगा यानी कि वो डर के हंस रहा है, अंदर से हंसी निकल रहा है लेकिन वो हंस नहीं रहा है। बात समझा रहा है? चलिए, वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी के दृष्टि से कौन सा सही है बुआ? तो इसका सही ऑप्शन देखिए तो कौन है?
जयोत्सना, ज्योतिसना, जयोत्सना, ज्योत्सना। इसका ऑप्शन सही कौन है देखिए तो इसका बुआ ऑप्शन सही है बी, जयोत्सना। कौन सा बुआ सही? इसका ऑप्शन है जयोत्सना। कौन सा बुआ? अगले क्या बुआ? निम्नलिखित में से, सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए तो जल्द से यह काम करना है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यह काम जल्दी से करना है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यह काम जल्दी करना है, यही सही है बुआ। यह काम जल्दी करना है, इसका सही ऑप्शन कौन है? ये शुद्ध और अशुद्ध है कि शुद्ध कैसे पकड़ेंगे, शुद्ध कैसे पकड़ेंगे ना बुआ। तो इसका शुद्ध वाक्य है, यह काम जल्दी करना है। आप इसको रटा ना मारिएगा शुद्ध या शुद्धि वाला, ठीक है? क्या कि आप जो रटिएगा जरूरी ना कि हुएगा, तो इसका कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है? कति समझिएगा? अगले का देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, श्याम भात खाता है, मैंने इसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, इसमें वो अकर्मक क्रिया है, ज्योति रोती है। में निम्नलिखित में से किस में अकर्मक क्रिया है? तो ज्योति रोती है, ज्योति रोती में अकर्मक क्रिया है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जिसे वह काम करने का बोध उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, क्रिया कहते हैं। क्रिया। असमान पर कथी लिखा है? आसमान। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, ना कठिन काम के लिए प्रेरित करना, ना बहुत शोर करना, ना अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना का मतलब क्या होगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका सही ऑप्शन कौन होगा? अधिक प्रशंसा करना। कान फूकना का अर्थ क्या होगा? कान फूकना का अर्थ क्या होगा? तो कान फूकना, चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। इसका सही आंसर होगा दीक्षित करना। कान फूकना का अर्थ क्या होगा? दीक्षित करना। कान फूकना का अर्थ क्या होगा? कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, लाभ, प्राण, किताब। प्राण है इसमें। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। कस के बोलिए। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, और वह देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि, ये सब देशज शब्द है। इसमें कह रहा है कि देशज नहीं है, तो देशज है, पगड़ी देशज है, कटोरा देशज है, खिचड़ी देशज है, डिग्री देशज नहीं है। बुआ डिग्री कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। कैसा है? तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? डी। कौन होगा? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अब, आभा, आ। इसमें बुआ अ होगा। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो किसी अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो, प्रत्यय का परिभाषा है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लागे। अंत में लगे तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। तो इसमें हुआ इम है, इम प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? इम। अब पिता का परिवाची शब्द नहीं है। नहीं है, कथी बोला है? अब गलती से ही ना कि पिता का परिवाची शब्द है में मार दीजिएगा आप। तब पिता का परिवाची शब्द इसमें कौन नहीं है? तब आत्मजय। कौन नहीं है? चलिए, तो पहले का क्वेश्चन है, अमृत का परिवाची शब्द नहीं है। देखिए लड़का सा गलती क्या करता है? ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। ढंग से क्वेश्चन न पढ़ के टमीना मार देता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। इसमें देखिए क्या कर, अमृत का परिवाची शब्द है ना? नहीं है। अमृत का परिवाची शब्द नहीं है, और लड़का क्या पढ़ लेगा कि अमृत का परिवाची शब्द है। बहुत गलती कर देता है। देखिए तो मेरा वीडियो कट नहीं हुआ है। तो अमृत का परिवाची शब्द कौन है? तो सुधा तो अमृत का परिवाची शब्द है। पीयूष भी है, मधु भी है, रसाल लेकर नहीं है। रसाल नहीं है, तो सॉरी, अमृत का परिवाची शब्द कौन नहीं है? रसाल। तो आप आंसर किसको मारिएगा? डी को। किसको मारिएगा? अब कह रहा है कि मुख्य का परिवाची शब्द नहीं है। फिर क्या कह रहा है? नहीं है। तो देखिए, मुख्य का परिवाची शब्द नहीं है। हास है, गौन है, साप है, वाचाल नहीं है। मुख्य
का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? वाचाल। वाचाल किसको कहते हैं? जो ज्यादा बोलता है। ज्यादा बोलने वालों को क्या कहते हैं? जैसे आप लोग सभी बच्चे वाचाल है ना? हाँ, लेकिन तो कर रहा है। मुख का पर्यायवाची शब्द क्या बोल नहीं है? वाचाल। अब कह रहा है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में कौन सा संधि है? देखिए, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो एक सही आंसर है विसर्ग संधि है। यशोदा में कौन सा संधि है? यशोदा में विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? महोदय। महोदय का संधि विच्छेद करना है, तो महोदय का संधि विच्छेद होगा महाजोर उदय। क्या होगा? महाजोर उदय। तो इसमें देखिए महाजोर उदय क नंबर ऑप्शन है। देखिए महोजोर दय, महाजोर द्वय, महान जोर उदय, महाजोर उदय। इसका सही ऑप्शन कौन है? डी। कौन है? महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेशर नहीं आ रहा है। महोदय का संधि विच्छेद पैका नहीं बढ़ा है प्रेशर। महाजोर उदय क्या होगा? नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह। नवग्रह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तो नवग्रह हुआ द्विगु समास है। कौन सा समास है? नवग्रह द्विगु समास है। कौन सा समास है? साहिल बड़ा मजा ले रहा है। तो इंटरव्यू वाला वीडियो हम डाल दिए हैं, देखा है? तब मन लगा के पढ़ो ना, तो लोग से इहो देखता है कि लड़का केकरे ने इंटरव्यू आर रखो, और लड़का कह रहा है हमारा बड़ा अच्छा से तैयारी चल रहा है, और देखा ये लड़का का कर रिजल्ट समझ आ रहा है। तैयारी इतना ढंग से कीजिए कि जब पत्रकार आए और आपसे जब सवाल पूछे तो आपका सब जो बोला गया जो वाणी है पहले वह गलत साबित ना हो। सोशल मीडिया का वह जमाना है, लोग वह खखोर खखोर के वीडियो निकाल कर रखेगा कि पहले आप क्या बोले थे और अभी आप क्या बोल रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो सोशल मीडिया पर झूठ साबित ना होइए, इसके लिए वह तगड़ा मेहनत कीजिए, दिन रात को बराबर कीजिए। 3 महीने तक दिन है, 3 महीना जो 90 दिन लड़का मेहनत कर लिया, ज्यादा नहीं, तू एक दिन में 1 नंबर का तैयारी करो ना, 90 दिन में तुरंत 90 नंबर का तैयारी होगा, बिना कहले तू स्टेट का टॉपर हो जाएगा कि ना बुआ? बस 1 दिन में कितना नंबर का तैयारी करना है? 1 नंबर का। कस के बोलिए, मजाक बना के रखे। नवग्रह कौन समास है? पाप और पुण्य। हाई देखो हाइफन दिया गया है, तो याद रखिएगा जिसमें हाइफन दे देगा ना तो वो हो जाएगा वो द्वंद्व समास। क्या आ जाएगा? तो कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो देखिए तो द्वंद्व समास का नंबर में है बी में, क्या में है? तो इसका सही आंसर हुआ द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो कौन समास है? द्वंद्व समास है। कौन समास है? देखो बुआ, जिसमें हाइफन लग जाएगा तो द्वंद्व समास होगा, और जिसमें पहले अ या न लग जाएगा, अ का मतलब होता है न, तो वो हो जाएगा नैया समास। कौन समास हो जाएगा? हालांकि समास का पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा तो इसे याद करना नहीं पड़ेगा, ये तो महज बुआ 2-3 निकाल को उसे दिया गया है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहिए ना बुआ। चलिए तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? कौन समास? द्वंद्व समास। कौन समास? मेरे साथ साथ बोलिएगा तो आपका मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा क्लास में बैठे बैठे। कौन समास है? जिसे पार करना कठिन हो। पार करना मतलब जिसको हम पार न कर सके, जिसको पार नहीं कर सके तो उसको दुर्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जिसको पार करना कठिन हो उसके लिए कौन सा शब्द बनेगा? निगम, आगम, दुर्गम या फिर अगम में? तो कौन होगा? दुर्गम। जिसे पार करना कठिन होगा कौन सा शब्द कहलाएगा? दुर्गम। कौन सा शब्द कहलाएगा? दही कौन शब्द है? तो खाद्य पदार्थ वाले सामान जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, द्रव्य पदार्थ, तब वह दही पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? कई नंबर में? तो दही पुल्लिंग शब्द है। दही कौन शब्द है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? दही खाते हैं आप लोग? चलिए अच्छा बात है, खाया कीजिए ठंडा के दिन में। वो दही जैसे ही ठंडा के दिन में खाना शुरू कीजिएगा, घी का फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, ना समझे? भलाक भलाक अपने में आप गिरेगा बुआ ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या नंबर है? डी। कौन है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अच्छा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? स्वर कै गो है? 11 गो। कै गो है?
कई नंबर ऑप्शन बी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कितनी है बुआ? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन है? लड़का। जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का। जातिवाचक संज्ञा कौन है? अगला क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? निश्चयवाचक निश्चित है। यह मेरे हाथ में कॉलम, अब हाथ में मेरे कॉलम है, यह कॉलम है, यह निश्चित नहीं है, तो यह अब हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सर्वनाम हो गया? यहां आप लोग बैठे हुए हैं, यह देखिए ना, यह हम है। अब बताइए यह हम है तो कथी है? तो निश्चित है। तो ये कौन सर्वनाम? यह खोजिए, यह क नंबर में? डी में। निश्चयवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन है? तो यह कौन है बुआ? मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो मानवीय। मानव का विशेषण क्या होगा? मानवीय। क्या होगा? मानवीय। तो मानव शब्द का विशेषण खोजिए। मानवीय क नंबर में है? डी। कौन सा है? डी। मानव शब्द का विशेषण कौन होगा? मानवीय। मानव शब्द का विशेषण कौन होगा? मानवीय। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया? किस कारक का प्रयोग किया? चिन्ह नहीं, किस कारक का प्रयोग? तो आपादान। अब आपादान का मतलब होता है अलगाव। आपादान का मतलब क्या होता है? पत्ता टूट के गिर रहा है, तो टूट के गिरा तो सट रहा है कि हट रहा है? तो हट रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। अलग हो रहा है यानी कि आपादान। अलग मतलब तब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ या किस कारक का प्रयोग हुआ? तो आपादान कारक है। आपादान खोजिए कर्म में। कर्म, करण, आपादान, अधिकरण। अब सीधे ऐसे याद रखना है, पत्ता जब गिर रहा है तो हट रहा है कि सट रहा है? तो हटने का मतलब अलग हो रहा है, अलग का मतलब आपादान, अलग का मतलब। तो इसमें कौन सा कारक? आपादान। आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो स्कूल से घर जा रहे थे, आपादान की सटादान? सटादान नहीं होता। सटादान नहीं होता हुआ। आपादान मतलब अलग ना। आसमान से नीचे गिर रहे हैं, तैयार हैं कि जा रहे हैं? आपादान। कौन सा कारक? पेड़ से डाली टूट रहा है, पेड़ से डाली टूटता है, तो बताइए कौन सा कारक? बात समझ में आ रहा है? बहुत समझदार है आप लोग। भगोड़ा। अच्छा, भगोड़ा कौन होता है? भगोड़ा बुआ कौन होता है? भगोड़ा का मतलब हुआ 2 दिन आया लड़का पढ़ा, फिर दूसरा का दिन, दूसरा का ट्यूशन में, फिर तीसरा का दिन, चौथा ट्यूशन में, फिर 5वां दिन छठा स्कूल में। इसको भगोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो एक जगह ना है, उस सब में के मजा ले रहा है, 3 इडियट फिल्म शूटिंग कर रहा है वो ना, तो उसको क्या कहते हैं? भगोड़ा। कौन? तो देखिए भगोड़ा में कौन सा शब्द, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भगोड़ा। आ। भगोड़ा आ। देखिए प्रत्यय का परिभाषा है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लावे। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग कर, कहां पे लग करके? अंत में, सबसे लास्ट में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लावे, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय। क्या कहेंगे? तो सबसे अंत में क्या लगा है? आ। भगोरा। भगोरा। आ रहा है। तो भगोरा में कौन सा प्रत्यय है? आ। कौन सा प्रत्यय होगा? आ। आज्ञा शब्द, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? तो आज्ञा वह स्त्रीलिंग है। आज्ञा आपको दे रहे हैं कि बाहर जाओ, इधर आओ, पानी लाओ, खाना खाओ, गाली दो, बात सुनो, मारा पीटी करो, ये सब क्या हो रहा है? आज्ञा दे रहे हैं। तो आज्ञा देना यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। आज्ञा कौन सा शब्द हुआ? आज्ञा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द है? अच्छा, ऐसे भी याद रख सकते हुआ, आज्ञा देने का काम हुआ स्त्री करती है अपने पति को। हस्सी पर लगा बैंड बराबर हसबैंड, तो हसबैंड को कौन देता है आज्ञा? पत्नी। जाइए बाजार से सब्जी लेकर आइए, न कह दिया, जाइए उधर चुपचाप बैठिए, हाई काम कीजिए, हाउ काम कीजिए। अब बेचारा पति चुपचाप बैठ के देख रहा होता है। पति का मजाल ही नहीं है कि कुछ बोल दे। तो आज्ञा देने का काम कौन कर रही है? स्त्री। इसलिए हो गया स्त्रीलिंग शब्द। आज्ञा कौन सा शब्द? अब तो सबको याद रहेगा नु। आज्ञा देने का काम कौन किया? पत्नी। कौन किया? औरत। कौन किया? भार्या। कौन किया? सब उसका परिभाषी शब्द बोले हैं। क्या बोले हैं?
तो आज्ञा देने का काम कर रही है स्त्री, तो हो गया स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा शब्द? मत को कभी सुने आज्ञा देते हुए? वह औरत से भगवान भी नहीं जीतते हैं, भगवान नहीं जीते थे बुआ। अब वह अभी तो कलयुग के इंसान है, जीतिएगा। चुपचाप बातों को मान करके हाँ ठीक है ठीक है। देखो बुआ, बात ही नहीं है कि मतलब नहीं माना जाता, बात यह है कि आवश्यकता सदी उसको दुलार दे दिया जाता है ना, इसलिए वो आज्ञा मतलब छोड़िए, ज्यादा इस पर बोलना उचित नहीं होगा ना। मतलब लोग कहेगा कि बताओ शादी भी सर जी के भेलक ना, तो सर जी के बातें इतना गहराई में मालूम बा कैसे, न तो हम अभी बहुत कुछ बोलते हैं ना। चलिए बुआ, तो आज्ञा शब्द कौन सा बोलिंग है? आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक मतलब अभी, प्राचीन मतलब पुराना, आधुनिक मतलब अभी, आधुनिक मतलब प्राचीन मतलब। तो आधुनिक विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? तो अभी क्या उल्टा कथी होगा? बाद में। अभी क्या उल्टा? बाद में, यानी कि आधुनिक के प्राचीन, आधुनिक के क्या होगा? कै नंबर में? सी। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। अच्छा, सबको याद हो रहा है? तो क्या देखेंगे ना कि जब टेस्ट हो रहा था कितना नंबर आप उठा रहे हैं, कोकिया कोकिया के मारेंगे नंबर कमाएगा। तो ऐसा ही बउआ प्रचार हो गया कि पंकज जी बहुत मार मारते हैं, प्रचार हुआ ना है, लेकिन कोई बात ये नहीं जानता कि सर जी काहे मारते हैं। अब कोई लड़की आ रही है पढ़ने को आप छेड़ दीजिए तो कोई छोड़ेगा? लड़का तो कहता है कि पंकज जी मारते हैं, काहे मारते हैं, ये ना पूछो। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? कुत्ता भौंकती है, कुत्ता भौंकती है, कुत्ता भौंकती है कि भौंकता है? सहिलवा बड़ा सुस्त बैठल, क्या बात है साहिल? कोई प्रॉब्लम है? इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल हो गया है? शुद्ध वाक्य कौन है? कुत्ता भौंकती है, गलत। बालक सो रहा था, गलत। राम ने पुस्तक को फाड़ी, फाड़ी नहीं फाड़ा। राम फाड़ी की फाड़ा? राम पानी पी की पिया? तो गलत। फूलों की एक माला लाओ, सही। बाकी सब गलत, एक गुण बचल। तो फूलों की एक माला लाओ। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन है? फूलों की एक माला लाओ। वह खा चुका था, वह खा चुका था। देखिए, है हूं हो तो ये हो गया वर्तमान, गागेगी तो ये हो गया भविष्यत, था थे थी तो ये हो गया भूत। क्या हो गया? भूत वाला काम कौन करता है? करता नहीं है, करती है। भूत कौन होती है? तो खा चुका था, तो था थे थी का मतलब भूत का। कौन काल? खांसी हो गया बहुत ज्यादा, तबीयत बहुत खराब है, ठंडा है ना गया, मौसम परिवर्तन होगा, आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कमजोर होगा उसको तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगा। इस हिसाब से पता चलता है कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। वह खा चुका था, कौन सा काल है? वह खा चुका था थे थी भूतकाल, है हूं हो वर्तमान काल, गागेगी भ्यूज कर है फ्यूचर काल, बोले फ्यूचर काल कर रहे हैं। फ्यूचर काल नहीं होगा, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। कौन सा काल? तो हम लोग भूत काल में है कि भविष्यत काल में है कि वर्तमान काल में है? अभी किस काल में है? वर्तमान में। आप मतलब जो आपका बीत गया, पहले बचपन लड़का थे, लड़का कौन है? आप कल टॉपर बनिएगा, कौन काल? कौन काल? भविष्य में जितना कार्य व्यापार होता है या सोचा जाता है मतलब भविष्य के लिए, उस सब का सब झूठा होता है, ख्याली पुलाव होता है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि हम कह दिए कि आप भविष्य में आप कल बनिएगा टॉपर, बनी जाइएगा क्या? यूं तो हो सकता है कि न बनिएगा, यूं तो हो सकता है कि 500 ठोक दीजिएगा। भविष्य में होने वाला कार्य व्यापार क्या होता है? झूठा होता है। और भूत में होने वाला कार्य व्यापार पूरा का पूरा सच होता है, और वर्तमान में चल रहा था, चलिए रहा है ना बुआ। अब रात शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो रात का वो रजनी होता है, क्या होता है? रजनी। रात का क्या होता है? रजनी। निशा, रात्रि, केकरा केकरा लाग गया निशा, तो रात का होगा रजनी। रात का कौन होगा? रजनी। रात शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा? रजनी। रात शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा? रजनी। रजनी। क्या होगा? रजनी। अच्छा, वो लड़की के नाम रहता है रजनी। रजनी मैम, बीएपी हाई स्कूल के, बीएपी हाई स्कूल, रजनी मैम ना बुआ।
अच्छा, रजनी औरत के लड़की के नाम होता है, निशा भी लड़की के नाम होता है ना। चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध 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 शब्द कौन है ना हुआ? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? कवित्री, कवित्री, अंत, अंत, छड़ी, ऊंचाई, ये तीनों का गलत है। चार दीवारी सही है। इसका सही आंसर कौन होगा? चार दीवारी। कौन होगा? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? चार दीवारी। कौन है? पहाड़ टूट पड़ना। आपके देह पर पढ़ाई के पहाड़ टूट गया है, पढ़ने का मन कर रहा है, लड़का के वो पढ़ने का मन नहीं करता, उसको पढ़ाया जाता है। पढ़ने वाला लड़का नहीं होता, उसको मार मार के कोकिया को के मोटिवेट कर के पढ़ाया जाता है। बउआ दादा सोना, अदरक लहसुन हरिया धनिया पुदीना, ये सब कह के उसको क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। बाबू हमार पढ़ बिहान नौकरी मिली, बाबू हमार पढ़ बिहान सरकार 10,000 रुपया देते, बाबू हमार पढ़ बिहान गोल्ड मेडल मिली। इस तरह के झूठ झूठ बोल बोल के उसको पढ़ा दिया जाता है, यानी कि वह मास्टर झूठ बोलता है ना। दुनिया का सबसे झूठा इंसान कौन है? बोलबा ज्यादा बोलबा लोग झूठ बोल के आपको पढ़ा दिया गया, आपको अच्छा इंसान में थे तो झूठा हो गए। दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान कौन है? अब ना बोला कौन आदमी? महाटर। कौन? जो महीना को टार देता है बात बात करते करते ना बोला। हाँ, तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? भारी विपत्ति आना। जैसे आप लोग पर आ गया है, क्या गया है? पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऐसे सब जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को, परंपरा लिखा है, किसी विशेष अर्थ को, अर्थ के परिचायक है, वह क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसको योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते बुआ? तो इसका सही आंसर होगा बुआ सी। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसको योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? कौन सा शब्द कहलाता है वह? योग रूढ़। कौन सा शब्द कहलाता है? ल कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है बाबू। कौन सा व्यंजन है? ल अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? तो सही आंसर इसका कौन होगा? सी। कौन सा? अब देखिए, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तब मुक्ताक्षर की। किसकी होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुक्ताक्षर की। किसकी बुआ? विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग का बुआ परिभाषा सुनिए। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लावे। प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द के पीछे लगकर, यानी कि बाद में लगकर, क्या लगकर के? बाद में। प्रत्यय होगा जो सबसे लास्ट में लगेगा, और उपसर्ग होगा कहीं लगेगा, पहले लगेगा। उपसर्ग का मतलब पहले। तो मैं देखिए तो, अच्छा मान लीजिए कथी लिखल है? विदेश में पहिल का शब्द क्या है? पहिल का अक्षर क्या है? बी। क्या है? बी। तो उपसर्ग का परिभाषा है कि पहले जो लगे, तो मैं देखिए खोजिए तो बी केने है? बी, यानी कि ऑप्शन इसका कौन होगा? डी। उपसर्ग वह शब्दांश है जो कि शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन लावे, जैसे बी, बा, आंग, ऐसे ना बुआ? अच्छा बुआ, उपसर्ग आपको पढ़ाए हैं? उपसर्ग ना पढ़े, उपसर्ग 22 होता है बाबू, पढ़ाए नहीं है? पढ़ाए नहीं बुआ? अनुवा, नीस, नीर, दूस, दूर, बिंग, आंग लिखवाए होंगे सब। एक 5-5 को 6-6 को आपसे शब्द बनवाए होंगे, पढ़े हैं? प्रा, प्रा, अप, सम, अनुवा, नीस, नीर, दूस, दूर, बिंग, आंग लिखवा नहीं है? अरे नहीं याद कर रहा है बाबा? रे बलकवा, प्र, प्रा, अप, सम, नीस, नीर, दो, सुना पढ़ा है? प्र से प्रभाग, प्रा से बताइए प्राण, ऐसे ना बनवाए थे आपसे? तो कस के बोलिए, आवाज ना निकला? कस के बोलो, जोर से बोलो। पंकज सर जी की बीच बीच में अपने जयकारा लगवा लेते हैं। चलिए वो आगे देखते हैं। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा? विद। गलती से मत मार दीजिएगा, विद उपसर्ग नहीं होता है।
विदुस्वर्ग नहीं है। अब अगले का देखिए, माँ ने बच्चों को खेलते देखा। अच्छा, खेलना यानी कि काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं तो कोई ना कोई आपके द्वारा काम हो रहा है। तो माँ ने बच्चों को खेलते हुए देखा, माँ ने बच्चों को पढ़ते हुए देखा, माँ ने बच्चों को गाली गलौज करते हुए देखा, माँ ने बच्चों को झगड़ा करते देखा, माँ ने बच्चों को दौड़ते हुए देखा। इस सबसे बुरा काम करने का बोध रहा है, कथी करने का बोध रहा है? तो ये बुरा कर्म कारक है। कौन सा कारक है? माँ ने बच्चों को खेलते हुए देखा, किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का। कौन से कारक का? आंसर इसका कौन होगा? कौन सा होगा? आप अभी कथी कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, आपके द्वारा पढ़ाई हो रहा है। तो पढ़ाई मतलब आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सब में काम आ रहा है। कथी आ रहा है? काम, यानी कि आपके द्वारा काम किया जा रहा है। तो कर्म कारक। कौन सा कारक बाबू? माँ ने बच्चों को खेलते हुए देखा, कौन सा कारक? हरिओम नारायण। हरिओम शब्द का विशेषण क्या है? हरिओम शब्द का विशेषण है बुआ, संज्ञा। हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है? हरिओम नारायण। हरिओम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द है बुआ? हरिओम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? कस के बोलिए। हरिओम कौन सा संज्ञा है? अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा का अपेक्षित होता है, क्या होगा? अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित। क्या होगा बुआ? अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित। क्या होगा? आकाश शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? आकाश का गगन। आकाश का क्या होगा? गगन। आकाश का क्या होगा? आकाश का परिवाची शब्द गगन। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 2 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद? व्यंजन के कितने भेद? वायु, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन की कितने भेद? 2 भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिवाली। कौन है बुआ? दिवाली। अभी कथी आ रहा है? दिवाली। कथी आ रहा है? तो दिवाली कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? निम्नलिखित में से कथी बोला है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दिवाली। कौन सा बुआ? नियम शब्द क्या है? तो नियम शब्द पुल्लिंग है। नियम कौन लागू कर रहा है? लड़का। नियम को लागू कर रहा है? लड़का। तो नियम शब्द कौन सा? पुल्लिंग। नियम कौन सा शब्द है? शरणागत शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है बुआ। शरणागत कौन सा समास है? शरणागत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? देखो बुआ, बिल्कुल बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बुआ आपसे खंड ब, खंड ब में बुआ क्या दिया है? गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए बाबू, ये गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश पढ़ लीजिए आप। अगर आपके पास मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको नियम से पढ़िए। फिर इसका कुछ भाग बचल है जो इधर है, देखिए इधर है, देख रहे हैं? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ करके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिए। सेम टू सेम हुआ, बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट मारिए और इसको स्क्रीनशॉट मारिए, हर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए और अपना कॉपी में इसका जवाब दीजिए। प्लस आगे देखिए एक और बुआ आपका आ गया गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़िए नियम से, पढ़ करके और इसका नीचे बुआ प्रश्न स्क्रीनशॉट पहले मार लीजिए और इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन का आप जवाब पढ़ करके अपने से दीजिए कॉपी में। फिर यहाँ वो देखिए, फिर एक और गद्यांश दिया गया ना, निम्नलिखित गद्यांशों को एक और गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को भी आप पढ़िए स्क्रीनशॉट मार करके नियम से, और इसका भी प्रश्न नीचे दिया गया है, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। देखिए उसी में का भाग कुछ बचा हुआ है यहाँ पे है। क्या बात है। देख रहे बुआ, ये में सब छींक छाक सब हो जाएगा, यही वीडियो में सब छींक छाक सब हो रहा है, खांसी टासी सब हो रहा है, साथ वीडियो का एकदम दही चूड़ा बन गया है। एक बुआ क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है बुआ। एक और गद्यांश बाबू यहाँ पे है, इस गद्यांश को फिर से पढ़िए स्क्रीनशॉट लेकर के और इसका जवाब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आप दे दीजिए। अब दिया जा रहा है वो अगिल का। अगिल का क्या दिया जा रहा है
कि निम्न दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से लेकर के 300 शब्दों में निबंध लिखना है। आपको जो मन है निबंध लिखने के लिए वो लिख दीजिए, कम से कम 3 पेज में। कितने पेज में? कितना पेज में? 3। एक बार नीचे करो, क्या पेज में? 3। नहीं रुको, हाँ ठीक है, कितना पेज में? 3। हाँ, कितना पेज में? लगभग 250 से 250 का मतलब 2.5 पेज, और 300 शब्द का मतलब 3 पेज। बोर्ड में के 3 पेज वो आपको लिखना है। कितना पेज लिखना है? तब जाके फुल्ली आपको नंबर मिलेगा। कितना नंबर? एकदम तनाक दिगर। तब वो ये सब मास्टर पढ़ाता थोड़ा ना बुआ, कोई भी टीचर कहीं पढ़ाने वाला नहीं है बुआ। ये तो खुद से आप अपना, अच्छा आपसे अगर कहेंगे कि वो स्कूल पर निबंध लिखिए तो आप लिखते हैं कि नहीं? स्कूल पर कहते हैं कि गाय पर निबंध लिखिए तो आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसी तरह बुआ आपको इसमें बढ़ती महंगाई पर दे देना है। किस पर देना है? पहले भूमिका देना है, महंगाई की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में देना है, महंगाई का जनजीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारे में देना है, उपसंहार के बारे में देना है। और अगले का क्या दिया गया था देखिए ना, और भी कुछ दिया गया है। हाय देखिए बुआ, महंगाई हो गया, देखिए दीपावली पर देना है, जो भी प्रेजेंट में आने वाला दीपावली। अच्छा, प्रदूषण पर देना है, छात्र में अनुशासन पर देना है, होली पर देना है। तो इन सब चीजों पर आपको वह निबंध लिखना है लगभग 300 शब्दों में। अब देखिए एगो निबंध हम आपको समझा देते हैं। भूमिका इसका बताना है, दीपावली कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, मालूम है ना बुआ? कब से स्टार्ट हुआ, किनके खुशी में स्टार्ट हुआ। देखिए दीपावली कब और क्यों मनाते हैं मैं दे दिया गया है। इससे लाभ क्या, आप दीपावली क्यों मनाते हैं, इससे लाभ कहते हैं, कौन फायदा उदा है कि ऐसा ये फ्री में बम फटाका फोड़ रहे हैं, पैसा कैसे जला रहे हैं आप, ये आपको बताना है। इससे हानि क्या है, तो इससे आप हानि समझ में करते हैं, पैसा में आग लगाना ना बुआ, मिठाई खाना। और देखिए उपसंहार, अब इसके लिए क्या उपसंहार है इसके बारे में बता देना। तो सब बुआ क्या कीजिएगा, इसमें से कौन एक बता दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है कथी, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र। सुनिए बात, 2 दिन का अवकाश का मतलब छुट्टी के पत्र लिखना है, जो आप लोग से बार बार लिखवाया जाता है कि अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें 2 दिन की छुट्टी की मांग की गई हो, ऐसे लिखवाते हैं क्वेश्चन। तो वही वाला क्वेश्चन है बाबू कि 2 दिन का अवकाश के लिए, यानी कि 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो इसको आपको 100% क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, इसको 100% आपको लिखना है। या पुस्तक मांगते हुए 2 छात्रों के बीच का संवाद लिखे। या बुआ आप देखिए बुआ, तो हम आपको कहेंगे कथी बाबू, ये वाला पत्र ना लिख करके आप ये वाला लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको सिखाया गया है, अब बखूबी सभी बच्चों को ये आता है। अगले का क्या है बुआ, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितना शब्दों में? 20 से लेकर के 30 शब्दों में। तो वह ज्यादा नहीं है, 20 से लेकर के 30 शब्दों का मतलब ये हुआ 4 से लेकर के 5 लाइन में। कितने लाइन में बुआ? 4 से 5 शब्द लाइन में। अब ये आपके किताब का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है बाबू? जो आपको लिखवाया गया है, ये किताब का क्वेश्चन है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर में देखिए, ये वाला क्वेश्चन लिखवाया गया होगा, तो इस क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। आप याद कर लीजिए, या फिर आप निमन से कहानी सुने हैं या कहानी को पढ़े हैं, तो आप अपने शब्दों में इसका जवाब दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को गेस किया गया है, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ ही जाएगा ना बुआ। तो ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है। अब आते हैं 6 नंबर पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी आपके किताब का है बुआ। और सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ये भी आपके किताब का है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप अपने किताब में वीडियो रोक करके टिक लगा लीजिए। और यही दोनों क्वेश्चन को याद कीजिएगा, या निमन से समझ करके आप लिख दीजिएगा। जब आपका टेस्ट होगा तो यही बात को आपसे पूछा जाएगा। बात सबको समझ में आया? ये बुआ आपका पहले का सेट खत्म हुआ बाबू। अब हम दूसरा का सेट का वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसका समाधान किया जाएगा। जिस भी विषय का आपको वीडियो चाहिए वो बोलिएगा, वो वीडियो को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का कोशिश किया जाएगा। इस चैनल पे मैट्रिक, क्लास 12 आर्ट्स और साइंस का पूरा वीडियो सेट मतलब बना कर अपलोड कर दीजिएगा। आप देखते रहिए, घर पे बैठ के भी देख सकते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अगला वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं फिर से।